लास्ट टाइम हमने न्यू के लिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन किया था। अब थोड़ा सा इसको एलिबरेट करेंगे। न्यू को हम जो हमारे पास न्यू है इसको हम सी जे रो पावर j summation j started from 0 and goes to infinity। रो की जो है हम न्यू की ये वैल्यू हम पुट करेंगे। दिस इज कॉल्ड पावर सीरीज सॉल्यूशन। पावर सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्योंकि ये देखिए रो इज अ फंक्शन ऑफ न्यू है, ठीक है। तो हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये हमारे पास थर्ड स्टेप था अगर याद हो, तो इस इक्वेशन को अब सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, दिस वन, तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए, सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, we need to determine what we will use power series solution method। अब पावर सीरीज सॉल्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे पास देखें दो डेरिवेटिव हैं, ठीक है। सो सेकंड डेरिवेटिव भी न्यू का मौजूद है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो हम इस एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू न्यू रो डिफरेंशिएट करेंगे और सॉल्यूशन जो है इसमें पुट करते जाएंगे। इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, सो हमारे पास न्यू जो है इसको मैं लिख रहा हूं न्यू। अब मैं सब नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है कि ये सीरीज सी रो पावर जे एंड समेशन 0 से जे स्टार्ट C1 J1 जब होगा रो पावर 1 प्लस C2 C जो है दीज आर कोएफिशिएंट, ठीक है, और C2 रो स्क्वायर और चलता जाएगा इनफाइनाइट सीरीज तक, ठीक है ना। तो इसको मैंने समेशन फॉर्म में लिखा है, J पर समेशन है, J स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। दिस इज कॉल्ड सीरीज सॉल्यूशन। यानी सीरीज सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि इनके दरमियान हम रो पावर 0 से स्टार्ट होकर रो पावर इंफिनिटी तक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि न्यू का क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो वी विल ट्राई नॉट अ सिंगल, कि हम ये ट्राई करें कि लेट रो बी द सॉल्यूशन, रो पावर 1 बी द सॉल्यूशन, रो स्क्वायर द सॉल्यूशन, एक्सपोनेंशियल द सॉल्यूशन। वह हम सीरीज ट्राई कर लेते हैं, एक साथ सीरीज ट्राई कर लेते हैं, और सीरीज ट्राई करने से हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो क्लियर जो है वो आ जाएगा। अब देखिए, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सीरीज सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू सी जे आर कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। These are just normalization constant known as normalize। अब d न्यू देखते जाए, d न्यू क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, d न्यू बाई d रो। व्हाट विल बी d न्यू बाई d रो, ये देखिए Cj is constant, so put the power down, तो ये आ जाएगा j Cj और रो पावर, क्योंकि रो को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट j पावर -1 आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि यहां पर मौजूद है, यू कैन सी दिस वन, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव वी हैव फाइंड। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे, ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट मी मूव इट अहेड अ लिटिल बिट। तो देखें सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास, में इसके ऊपर बिल्कुल कर रहा हूं, d स्क्वायर न्यू बाई d रो स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू j तो आएगा ही, और ये j -1 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव Cj अपनी जगह पर, और ये रो j पावर -2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये देखिए ये दोनों डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए। व्हाट वी विल डू नाउ वी विल प्लग इन दिस फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव in equation number which this one, इस equation 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे and we will get the solution। देखिए
किस तरह से हमारे पास सोल्यूशन आएगा, देखिए हम आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और सीरीज सोल्यूशन को ट्राई करते हैं। तो मैंने दो डेरिवेटिव जब आपके सामने लिख दिए एंड नाउ वी प्लग इन दिस वैल्यू, ये देखें ये सीरीज सोल्यूशन है, ठीक है। हमारे पास जो जर्नल सोल्यूशन आएगा इसमें पुट अप, बल्कि में वही जो वैल्यू है वो पुट अप करके ये स्लाइड्स जो है वो दोबारा रिकॉल कर लूंगा ताकि ये आपके पास कोएफिशिएंट आ जाए। देखिए अब इसमें रो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, दैट इज रो, डी न्यू बाई डी रो क्या आया हमारे पास, हाँ इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं जे इंटू जे माइनस 1 सी जे, इसको आप देखिए सी जे रो पावर जे माइनस 2, ये आ गया, ठीक है। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। प्लस प्लस सेकंड टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, सेकंड टर्म 2l प्लस 1 माइनस रो और डी न्यू बाई डी रो क्या था, हाँ वो हमारे पास था जे सी जे रो पावर जे माइनस 1, ठीक है, ये टर्म। और प्लस हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो रो नॉट, ये देखें जो ये टर्म है इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका सिर्फ ये रो नॉट, मैं इसको नीचे स्लाइड पर ले जाता हूं, ये टर्म जो है आप फर्स्ट दो टर्म्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। सो नाउ द थर्ड टर्म, इसको ऐड कर, यहां ऐड कर रहा हूं, ठीक है। एडिंग क्या आ जाएगा, न्यू नॉट मौजूद है, माइनस 2l प्लस 1, ये टर्म तो मौजूद है, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है। न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ न्यू की वैल्यू हमारे पास है सी जे रो पावर जे इज इक्वल टू 0, ये इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूट करना है, ये लीनियराइज हो गया। आप देखें डेरिवेटिव खत्म हो गए सारे। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं, इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे याद रखिए यहां पर j की पावर क्या है, इसको देखिए गौर से, j पावर -2 है फर्स्ट टर्म में, ये देखिए यहां पर मैंने इसको स्पॉटलाइट कर दिया है, j -2, यहां पर पावर क्या है j -1, और यहां पर तो j है रो का पावर। अब जब आप कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे रो पावर j की, वो तो आप कर नहीं सकते, और जब तक ये कोएफिशिएंट कंपेयर नहीं कर सकते सॉल्यूशन ही नहीं आ सकता। तो व्हाट वी शुड डू, हमारे पास ये j कहां से कहां रन कर रहा है, j की वैल्यू कहां से कहां है, यस 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो इसमें अगर आप दो नंबर कम कर दे या ज्यादा कर दे, इससे j पर कोई असर नहीं पड़ता। तो फर्स्ट टर्म में रो का पावर j बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं j को j प्लस 2 से रिप्लेस करूंगा फर्स्ट टर्म में। यहां मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू टू मेक इट पावर रो j, फर्स्ट टर्म में क्या करूंगा, इसमें j को रिप्लेस कर दूंगा बाई j प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे सीरीज सोल्यूशन पर, ठीक है, j प्लस 2। सेकंड टर्म ये यहां पर जो है, यहां j को किससे, हाँ अब आपको पता है j को j प्लस 1 से मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो जब मैं ये रिप्लेसमेंट करूंगा यहां भी रो पावर j आ जाएगा, यहां भी रो पावर जाएगा, और लास्ट टर्म में तो रो पावर j मौजूद ही है। अब जब फर्स्ट टर्म में आप j प्लस 2 रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास ये j जो है ये j प्लस 2 हो जाएगा, और j माइनस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, j प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर आपके पास ये टर्म तो मौजूद, j क्या हो जाएगा, ये j प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट टर्म जो है हमारे पास उसमें तो ऑलरेडी c पावर मौजूद है, तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसी फिगर में, ताकि आपको यहां पर मैंने j को j प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया, ये रो पावर j हो जाएगा, ये देखें, लेकिन इसका कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा। अब इसका ये हमारे पास सॉरी यहाँ एक रो से ऑलरेडी ये टर्म जो है वो मल्टीप्लाइड भी है, ठीक है ना, यहाँ एक आपके पास रो से मल्टीप्लाइड भी है, तो हम यूं कर लेते हैं कि j माइनस 1 आ जाएगा, ये टर्म रो j माइनस 1 आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, j इंटू j माइनस 1, तो j प्लस 1 से रिप्लेस करें तो ये j प्लस 1 टर्म आ जाएगा और एक j आ जाएगा, ठीक है, सी जे और रो पावर j, ये देखें
मैंने जे को जे प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया सिंपली फर्स्ट टर्म में, प्लस नेक्स्ट टर्म। इसमें ये देखिए ये माइनस रो वाला टर्म जो है ये डिफरेंट है, तो हम यू कर लेते हैं 2l प्लस 1 और इसको क्या लिखेंगे डी रो l प्लस 1, ये देखिए 2l प्लस 1, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और डी न्यू बाई डी रो क्या है, जे हमारे पास था जे रो जे माइनस 1, जे रो जे माइनस 1, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है जे प्लस 1 से, सॉरी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है, सी जे, हाँ जे प्लस 1 से रिप्लेस किया है तो कोएफिशिएंट क्या हो जाए सी जे प्लस 1 और रो पावर जे, ये फर्स्ट टर्म है, ये मैं 1 बाई 1 लिख रहा हूं, इसको देखिए दिस इज द फर्स्ट टर्म रिप्लेस, जहां मैंने जे को जे प्लस 1 से रिप्लेस किया। सेकंड टर्म की तरफ आ जाए, सेकंड टर्म में हमारे पास रो भी मौजूद है, इसको देखिए तो मैं इसको यूं लिखूंगा, देखिए इसको देखिए प्लस 2l प्लस 1 और j, ठीक है फर्स्ट डेरिवेटिव है j और रो सी जे रो पावर j माइनस 1, ये वाला टर्म। अभी मैं इसको रिप्लेस नहीं कर रहा फर्स्ट टर्म में सिर्फ, ताकि आपको क्लियर हो। और ये माइनस रो तो माइनस 2 रो, ये माइनस 2 रो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2j सी जे, और एक रो j माइनस 1 है, एक ये रो है, तो ये रो पावर j बन जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको एक्सपेंड करके लिखा है माइनस लास्ट टर्म आ जाए, माइनस लास्ट टर्म 2l प्लस 1, सॉरी प्लस 2l प्लस 1, रो नॉट भी है तो पहले रो नॉट को लिख लेते, रो नॉट माइनस 2l प्लस 1 और वी न्यू क्या है सी जे रो पावर जे। अब ये टर्म देखें इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास टर्म्स आ चुके हैं। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को मैंने 2 पार्ट्स में लिखा है, ठीक है, एक ये सेकंड टर्म को मैंने 2 पार्ट्स में 2l प्लस 1 वाला पार्ट ये और रो वाला पार्ट ये, ताकि ये दोनों आप डिफरेंशिएट करें। अब यहां मैंने क्या कहा था कि मैं जे को क्या करूंगा सेकंड टर्म में जे प्लस 1 से, क्योंकि ये रो का पावर जो है ये जे माइनस 1 है, तो यहां मैं इसको क्या करूंगा जे प्लस 1 से रिप्लेस करूंगा, जे प्लस 1 से रिप्लेस करूंगा। तो जब मैं इसको जे प्लस 1 से रिप्लेस करूंगा तो नतीजतन क्या हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, इसका जो सी जे है ये सी जे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्म जो है ये आपके पास ये जे जो है यहां पर ये वाला जे, ये भी जे प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ये जे जो है दिस जे, दिस वन, दिस विल ऑलवेज रिप्लेस आल्सो रिप्लेस, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं 2l प्लस 1 और जे की वैल्यू क्या हो गई जे प्लस 1, क्योंकि मैंने यहां सेकंड टर्म में जे को जे प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया। अब ये हमारे पास सीरीज बन गया। अब कोएफिशिएंट हम डिटरमिन करेंगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म में अगर आप ये वाला टर्म देखें, दिस टर्म एंड दिस टर्म, these two terms, इसमें हम सी जे प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, रो पावर जे तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म में हम सी जे प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, और देखिए इसको सेकंड 2 टर्म में हम सी जे कॉमन, और ये जो टर्म है क्योंकि हम कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं रो पावर जे, ठीक है, यहां पर रो पावर जे और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल लीनियर टर्म बन जाएंगे, सिर्फ जहां नंबर्स होंगे जे एल रो नॉट इज कांस्टेंट और टू सी जेज, तो तमाम टर्म्स आ जाएंगे। अब ये फर्स्ट 2 टर्म्स जो है इसमें और इसमें आप सी जे प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, और ये जो नेक्स्ट 2 टर्म है इसमें सी जे कॉमन ले लेंगे,
ठीक है। तो नतीजतन अब देखिए आप रिजल्ट के पास कि हम किस तरह से रिजल्ट के पास पहुंचते हैं, ठीक है। सो दिस इज नाउ द इक्वेशन, ठीक है। हम ये सीरीज सॉल्यूशन स्टेप 4, लुक फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज मेथड। ये देखिए ये पावर सीरीज मेथड है। सब्स्टिट्यूट किया, नियर टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड व्हाट, C0, C1, C2, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन इनटू 1 में पुट करें, गिव्स द फार्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट, द रिजल्ट इन रिकर्सिव फार्मूला ये होगा। अब आप इसको देखें, ये वही चीज है जो अभी मैंने आपके सामने लिखा था बोर्ड पर। जस्ट CJ और CJ को अरेंज किया है, यानी CJ कॉमन लिया है। देखिए ये दो टर्म्स होते हैं, ये वाले टर्म, इनमें से CJ कॉमन लिया है तो ये ऊपर वाला टर्म, और ये नीचे में क्या कॉमन लिया था मैंने, CJ+1। तो फर्स्ट टर्म में बचा J+1 और दूसरे में J2L+1। तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट आ गए। दिस इज कॉल्ड रिकर्शन फार्मूला। ये CJs हमने फाइंड कर लिए हैं, CJs फाइंड कर लिए हैं। जस्ट मैंने आपको कहा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करें, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट इक्वेशन में प्लग इन करें। उसमें प्लग इन करने के बाद जहां पर रो J पावर -1 आ रहा है उसको J+1 से रिप्लेस कर दे, और दो टर्म्स आ जाएंगे जिसमें CJ+1 है और दो टर्म्स आ जाएंगे जिसमें CJ है। उनमें से आप कॉमन ले लें तो दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन। अब देखिए इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को देखते जाएं कि हम इसको किस तरह अप्लाई। अगर आप J0 लेते हैं, ठीक है, हाउ टू यूज दिस फार्मूला। अब इससे हम सोल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम J0 लेते हैं, ठीक है, इस केस में अगर हम J0 लेते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, C0 हमें मिलेगा इन टर्म ऑफ C1। अगर हम J1 लेते हैं तो C2 बनेगा, J3 लेते हैं तो ये सीरीज बनता जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सबसे अहम बात ये है कि इसको तब तक हम फाइंड नहीं कर सकते इस फार्मूले को जब तक, अगर मैं J0 से स्टार्ट करता हूं तो C0 तो फिर भी अननोन होगा मुझे C0 का। तो याद रखिए जब भी आपके पास इस तरह सीरीज सॉल्यूशन हो तो C0 की वैल्यू जो होगी, जो कि J के करस्पॉन्डिंग 0 के होगा या K के, जो वो आपने कंसीडर करना है कि दिस इज नोन, और आगे आप देखेंगे ये नोन होगा जिसको हम डिटरमिन करेंगे नॉर्मलाइजेशन से। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट तस्वर करते हुए तमाम अदर कोएफिशिएंट हम निकालेंगे। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि तमाम जितने भी कोएफिशिएंट है, CJs जितने भी है CJs, वो तमाम के तमाम हम इन टर्म ऑफ C0 फाइंड करेंगे, और C0 क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। स्टार्ट विथ C0 यानी J इज इक्वल टू 0, क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन C1। नेक्स्ट टू गेट C2 फ्रॉम C1, फिर C2 से हम C1 से C2 फाइंड करेंगे, C2 से C3 फाइंड करेंगे, C3 से C4 फाइंड करेंगे, एंड सो ऑन, और ये फार्मूला रिकर्शन करता जाएगा स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 4 में हमने क्या किया, सीरीज सोल्यूशन करके, ये जो लिखा हुआ है ये देखिए, दिस इज स्टेप नंबर 4, पावर सीरीज सोल्यूशन यूज करके हमने डिटरमिन किया क्या, CJs कोएफिशिएंट। 5th, अब CJs को फाइंड करते हैं। अब इसको गौर से थोड़ा सा देखिए, पहले C0, C1, C2, C3 को फाइंड करने से पहले इसको चेक करते हैं फार्मूले को। अगर J बहुत लार्ज हो, स्टडी हाउ दीज कोएफिशिएंट लुक फॉर लार्ज J। पहले तो लार्ज J का क्या मतलब है, लार्ज रो, ठीक है। वी मस्ट इंश्योर दैट द सॉल्यूशन डज नॉट ब्लोइंग अप एट लार्ज रो। अगर J आप मां खबर हो रही है, अगर J आपके पास बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, 1000 से, तो रो का पावर क्या होगा, रो का पावर भी से J में 1000, तो रो का पावर 1000 होगा। सोच ले रो कितना बड़ा हो जाएगा। तो हमने पहले इसको चेक करना है कि ये तभी काम कर सकेगा अगर ये लार्ज J पर फाइनाइट रहता है। अगर नहीं रहता फिर हमने इसमें जो है वो फिर चेंजेस करनी है। आप मेरी बात गौर तलब होकर सुने। मैं ये कह रहा हूं कि लार्ज J के लिए जब भी आपके पास सीरीज सोल्यूशन हो
पहले सबसे आप इसको चेक करें कि ये लार्ज वैल्यू ऑफ जे के लिए, जो कि हमारा रिकर्शन एनडीसी है, रिकर्शन एनडीसी है, ठीक है, वो ब्लोस तो नहीं कर रहा, इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा। अगर इनफाइनाइट है तो फिर हमारा वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, अनफिजिकल सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हमें जे पर कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा कि जे की मैक्सिमम वैल्यू एक हद तक बढ़ सकती है, उस तक तो ये ब्लो अप नहीं करेगा, उसके बाद ब्लो अप करेगा। तो फिर हमें जे की एक मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी और उसके बाद जो सोल्यूशन होगा वो अनफिजिकल होगा और उस तक जो सोल्यूशन होगा वो फिजिकल होगा। अब J+1 ये रिकर्शन फॉर लार्ज जे का क्या मतलब है, इस जे के मुकाबले में L+1 को निगलेक्ट कर दे और रो नॉट को भी निगलेक्ट कर दे तो 2J आ जाएगा। अब नीचे इस J के मुकाबले में 2L+1 निगलेक्ट कर दिया, लिख दिया, और ये J+1 जो है इसको एज इट इज लिख दिया ताकि J स्क्वायर ना आए, स्क्वायर तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। तो ख्याल रखने के लिए इस क्योंकि यहाँ पर ये देखिए C का कोएफिशिएंट भी J+1 है, तो एक J+1 को और हमें पता है कि ये J बहुत ज्यादा है 1 से, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि एक J के साथ 1 रखना पड़ेगा वरना फिर ये J स्क्वायर हो जाएगा, सारा मामला उलट। अब ये J और J कैंसिल हो जाएंगे तो नतीजतन CJs, ये देखिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा यानी CJ+1 क्या होगा, 2J+1 CJ, ये आ जाएगा CJ+1 का फार्मूला। ये देखें, दिस इज नाउ व्हाट इज CJ फॉर लार्ज J, व्हाट इज CJ फॉर लार्ज J, व्हाट इज CJ, CJ+1 is equal to 2 divided by J+1 CJ. This is for large value of J. अब देखते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो मसला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं what is happening next. So next की तरफ बढ़ते हैं। Let me clear the screen. अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। Now I am adjusting the slides. So look at it carefully. अब देखिए what will happen. ये जो हमारे पास फार्मूला था जो 2J, हमारे पास इस तरह फार्मूला लास्ट स्लाइड में कौन सा आया, अब CJ+1 क्या था, that was equal to what, 2 divided by J+1, ठीक है, into CJ। वो CJ तो ऑलरेडी मौजूद है ना, वो ये फार्मूला है। अब ये जो है, अब इसको आप देखिए, J1 लेंगे, J जब आप 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/2, या J0 से हम स्टार्ट करेंगे ना। अगर J0 लेंगे तो C1 क्या हो जाएगा, इसको आप गौर से देखें, C1 हमारे पास आ जाएगा 2C0, क्लियर। जब J0 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा C1 2C0। जब J1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा C2। इसको हम थोड़ा सा, मैं ब्लैंक स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ताकि मुझे फार्मूला बनाने में आसानी हो। CJ+1 is equal to 2 divided by J+1 CJ। अगर J0 है, for J is equal to 0, ये क्या होगा C1 is equal to 2C0, क्लियर। अगर J1 है, अब मैं J1 ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा C2 is equal to 2/2 और C1, अब C1 की वैल्यू क्या है 2C0, इसको देखते जाएं। Let me admit the student, थोड़ा सा इसको गौर से देखें। C1 की वैल्यू अब क्या है 2C0, तो मैं इसको लिख रहा हूं इस तरह, यानी C2 हमारे पास होगा that will be equal to 2, मैं 2 को नहीं हटा रहा, 2 into 2C0, ये C1 की वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऊपर क्या बना 2 स्क्वायर बाई 2C0। अब इसको देखे, C1 का मतलब है 2^1, ये है रतंगेज काम है ना, ये द 1 फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ J ओवर हियर, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको क्लियर करके इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये देखिए व्हाट इज दिस, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये रो J के अलावा, दिस इज CJ, ठीक है, और रो
जे तो आपके पास ये लिखा हुआ है दिस इज रो जे, ठीक है। सो हमारे पास जो न्यू का सोल्यूशन है वो ये बन गया। लेकिन व्हाट इज दिस, ये जो हम ये वैल्यू ये जो देखिए ये मैंने इसको स्पॉटलाइट, बल्कि मैं स्पॉटलाइट नहीं कर रहा, पेन से कर रहा हूं ताकि क्लियर वाज़ेह नजर आए। ये इस वैल्यू को जरा आप जो है गौर से तलब फरमाइए। ये वैल्यू along with this one, what is this? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, लेकिन e पावर 2 रो है। आप कोई एक्सपोनेंशियल e पावर x ले तो वो किस तरह लिखते हैं, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपेंशन है। तो आप देखें यहाँ पर हम ये टर्म जो है इसको e पावर 2 रो लिख सकते हैं, e पावर 2 रो लिख सकते हैं। एंड वंस यू राइट इस e पावर 2 रो, आप इसको एक्सपेंड करें। देखिए अब e पावर 2 रो को एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, 1। हाँ, फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, जी 0 ले ले तो ये 2 पावर 0, जे फैक्टोरियल रो पावर 0 तो ये सिर्फ आपके पास C0 आ जाएगा। प्लस सेकंड टर्म x होगा तो 2 रो डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, तो आप J1 ले ले 2 आ जाएगा बाई 1 फैक्टोरियल रो पावर 1। ये देखे 2 रो बाई 1 आ गया कि नहीं। तो क्या मतलब हुआ, मतलब कि ये जो टर्म है इसको हम e पावर 2 रो लिख सकते हैं। ये e पावर रो, कितने कमाल से हम पहुंचे हैं सवाल जवाब तक, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास जो u का सॉल्यूशन था, u का सॉल्यूशन क्या था, हमने लिखा था e पावर माइनस रो, याद है आपको, रो पावर l प्लस 1 और न्यू रो का सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गया, वो है C0 e पावर 2 रो, ठीक है। तो ये देखिए e पावर माइनस रो और e पावर 2 रो, इसको आप कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा, नतीजा ये बन जाएगा भाई लोग, ये देखें e पावर रो को जे लार्ज मतलब रो लार्ज होगा तो ये तो e पावर रो है, तो एट इंफिनिटी या लार्ज वैल्यू पर तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सोल्यूशन ही अनफिजिकल हो गया। क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो जे को ट्रंकेट करना पड़ेगा। जे की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके बाद हम तमाम सोल्यूशन अनफिजिकल होंगे और उससे पहले तमाम सोल्यूशन फिजिकल होंगे। तो हम डिफाइन कर लेते हैं, जाते हैं, Therefore, for some maximal integer j, यानी वो j क्या होना चाहिए, j की एक मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद कोएफिशिएंट को 0 होना चाहिए, तमाम कोएफिशिएंट 0 होंगे। क्यों 0 होंगे, से अगर मैं कहता हूं कि j की 10th वैल्यू के लिए j इज इक्वल टू 10, बस इस तक सोल्यूशन फिजिबल है, तो हमारे पास C11 एग्जिस्ट करेगा और तमाम C12 C13 को क्या करेंगे, हम 0 पुट कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि J की एक मैक्सिमम वैल्यू से अगर ये बढ़ जाए, ये देखिए J मैक्सिमम 1 जो होगा वो 0 होगा, वो 0 होगा। तो इसके लिए तो हम बिल्कुल रेडी हैं। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो रिकर्शन फार्मूला है वो ये है, ये देखिए, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम दिस विल ऑब्वियसली टर्मिनेट द एंटायर सीरीज, या इसके बाद जो सीरीज होगा वो टर्मिनेट हो, सिंस ऑल अदर, ये देखिए, सिंस ऑल अदर हायर कोएफिशिएंट विल बी 0 एज वेल, तो उसके बाद सीरीज ट्रंकेट हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा तवज्जो देखें, ये कब ट्रंकेट होने वाला है, ये कब मुमकिन है कि ये 0 हो। मैंने कहा कि जे की एक मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए जिस पर जाकर इसको 0 होना, ये कब 0 होगा, सो ये तभी 0 मुमकिन है जब ये न्यूमरेटर 0 हो जाए। तो नतीजतन अगर ये 0 हो जाए तो जे की वैल्यू उस वक्त क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो भाई लोग ये देखें, ये वाला, ये इसको देखें, ये हमारे पास आ जाएगा। क्या हुआ कि अगर जे की एक मैक्सिमम वैल्यू की, ये देखें 2 अपनी जगह पर 2, जे की जगह जे मैक्सिमम l प्लस 1 माइनस रो नॉट, अगर ये 0 हो तो सीरीज ट्रंकेट हो जाएगा। वाह, यानी जे मैक्सिमम की वैल्यू हमें मिल गई, जी मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई कि कहां तक पहुंचे हम। जस्ट इसको आप देखिए, हमने क्या कहा कि ये वैल्यू जो है, ये मैक्सिमम, ये वैल्यू 0 हो तो सीरीज ट्रंकेट कर जाएगा और हमारे पास फिजिकल रिजल्ट आएगा।
अब इसमें हम ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म, इसको हम n कह देते हैं, हमारी मर्जी ये कह सकते हैं। इसको ये 2 के अलावा जो है ये देखिए मैं कर रहा, इसको क्या कह रहे हैं, n। और n क्या होता है क्वांटम में, आपने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l तो हम पढ़ चुके हैं, उसके साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो पढ़ चुके हैं, लेकिन रेडियल वेव फंक्शन सॉल्व करते हुए एक और क्वांटम नंबर ज़हूर पजीर हुआ है, और वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि l पर डिपेंड करता है भाई लोगा, और जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे पर डिपेंड करता है। तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस वजह से, रेडियल वेव फंक्शन से अपीयर हुआ। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m किस वजह से, हाँ वो आपके पास इज़िम्यूटल पार्ट की वजह से, l किस वजह से, एंगुलर पार्ट की वजह से। r थीटा फाई जो बहुत ही मुश्किल तरीन वेरिएबल है, उसको हम NLM से रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था नतीजतन, ये देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू पर इसको ट्रंकेट होना चाहिए, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनी, वो बनी हमारे पास ये, और उससे नतीजा हमने सो जे मैक्सिमम प्लस l प्लस 1 दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका इस फार्मूले से क्या बना, 2n इज इक्वल टू रो नॉट, 2n इज इक्वल टू रो नॉट, वेयर n इज जस्ट एन इंटीजर, यानी जे मैक्सिमम की वैल्यू कोई वैल्यू हो सकती है जो n पर डिपेंड करेगी, और वो सीरीज ट्रंकेट हो चुका है। तो अब n पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, n को किसी हद तक भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इस n के लिए तो हमने सीरीज ट्रंकेट कर दी है, ठीक है। सो अब आप देखें रो नॉट की क्या वैल्यू थी, याद है, ये कंसीडर की थी हमने, ठीक है, और k की क्या वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू। अब आप इसका k स्क्वायर फाइंड करें, ये आ जाएगा, तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस h कट स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, इसको अब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो k स्क्वायर, k हमारे पास k स्क्वायर, ये देखिए k स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2me, ठीक है, बाई h कट स्क्वायर रो नॉट, ठीक है। ये देखिए ये k स्क्वायर की वैल्यू है, और k स्क्वायर किस चीज के इक्वल है, k स्क्वायर m स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे ये नतीजा हमारे पास आ जाएगा, ये के स्क्वायर की वैल्यू है, इसको उठाकर, और रोना क्या है, रोना 2n है, तो इसकी जगह 4n स्क्वायर पुट करें, ये देखिए ये आपके पास फार्मूला आ गया। इसे कहते हैं E1, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे कहते हैं, लेकिन मुझे इसे कोई गरज नहीं है। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h cut is Planck constant, m is mass on electron, 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square। ये तो ना, मुझे किस चीज से दिलचस्पी होगी, क्वांटम नंबर से। हाँ मुझे इस नेगेटिव साइन से दिलचस्पी है, क्योंकि मैंने वहां क्लेम किया था कि ये बाउंड स्टेट है और इसकी एनर्जी नेगेटिव आनी चाहिए, लेस देन 0, और अगर नेगेटिव ना आती तो आपको याद है के क्या है, -2me। अगर ये नेगेटिव ना होती तो वेव वेक्टर फिर इमेजिनरी हो जाता, जो नहीं होना था। तो मुझे इसमें दिलचस्पी है, एक ये नेगेटिव एनर्जी है, बाउंड स्टेट है, दूसरी क्वांटाइज्ड है, ये देखें एनर्जी इसकी डिस्क्रीट है, ये देखें डिस्क्रीट एनर्जी है, n पर डिपेंड करती है, और n क्या है, इंटीजर्स है भाई लोगा, 1 2 3। तो इसकी एनर्जी बाउंड स्टेट भी है, नेगेटिव है, और इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्वांटाइज्ड भी है। तो बाउंड स्टेट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, और ये एनर्जी पहली मर्तबा कहाँ इससे आपका वास्ता पड़ा था, इसके वास्ता पड़ा था आपका बोहर मॉडल में, बोहर मॉडल में आपके पास वास्ता पड़ा था। दिस इज E1, और ये जाउल में आप लिख सकते हैं, ये E1 जाउल में आपके पास क्या थी, मुझे नहीं याद, आप जाकर देखें, मुझे तो इतना याद है कि ये कोई 2.6 into 10 raised to power -18 जाउल। चेक इट, गो एंड चेक इट, ये इतनी थी। या मुझे ये याद है कि ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी
ठीक है, CH30 बाई n स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए ये क्वांटाइज एनर्जी आ गई बाई लोग, ये बोर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने बोर के पास, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम श्रोडिंगर थ्योरी अप्लाई करें किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पर प्रॉब्लम पर, तो नतीजा हम आसानी से हासिल कर, और वो नतीजा फिजिकल होगा जो कि बोहर ने निकाला था, वही चीज है। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टिप में आपने नोन क्वांटिटीज निकाल दी, तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरी। फेमस बोहर फार्मूला लिखा भी हुआ है, फेमस बोहर फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आ गया, और ये फेमस जर्नल ग्राउंड स्टेट एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट स्टेट हाइड्रोजन एनर्जी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन में ये एनर्जी, इसके बाद क्या करें, ये सेकंड स्टेट की एनर्जी, ये देखें ये नेक्स्ट स्टेट की एनर्जी है, सो ऑन आप निकालते जाए। खबर ना खत्म उस ये एनर्जी, ये देखिए कितने कमाल से हमने इससे एनर्जी फाइंड कर दी, जस्ट सीरीज को ट्रंकेट कर दिया। अब आ जाए समरी में हमारे पास क्या बना कि YLN जो है वो बराबर है किस चीज के, उसमें रेडियल वेव फंक्शन है, YLM है, ठीक है ना, स्फेरिकल हार्मोनिक। अब आगे भी जाएंगे थोड़ा सा भी, और RNL क्या है? अब ये N और L पर डिपेंड करता है। आपने देखा ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो है 1/r, डिफिनीशन याद है ना, U/r जो है हमारे पास RNL था, रो L, ठीक है, पावर +1 e पावर -रो और न्यूरो, और न्यूरो का सोल्यूशन क्या है ये, और जे मैक्सिमम उसमें क्या है n-l-1, ठीक है, और CG की ये वैल्यू है जो कि आप पुट कर सकते हैं जे मैक्सिमम के लिए यहाँ पर। तो जे मैक्सिमम के लिए अगर आप यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर ले, सो यू कैन फाइंड द कोएफिशिएंट नाउ। अब जे मैक्सिमम क्योंकि वर्क काम करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर जे मैक्सिमम की ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास जो CJs है, अब इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक CJs फाइंड नहीं होंगे, रो न्यू फाइंड नहीं होगा, और R का सोल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। गर्चे इतना हमें पता चल चुका है कि ये N और L पर डिपेंड करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि CJs किस तरह से, ये तो एक तरह से समरी। अब देखें ये सोल्यूशन है, RNL है, ये RNL की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये CJ की वैल्यू है जे मैक्सिमम के लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। मूव फर्दर, अब दूसरी चीज, फाइंड टू फर्स्ट वी नीड टू एक्सप्रेस रो वाया आर। रो और आर के दरमियान क्या रिलेशन होगा? रो को हमने क्या लिखा था, K इंटू आर। ये देखिए रो इज इक्वल टू K इंटू आर, ठीक है, और K की वैल्यू क्या थी, K इज गिवन बाय दिस, ठीक है, ऑलरेडी। सो दिस इज इक्वल टू 1/AN, where this A is called Bohr radius, where this is called Bohr radius, ठीक है। सो K की वैल्यू ये है हमारे पास 1/AN, ठीक है। सो A is given by this, और इसे A नॉट भी कहते हैं, इसे A भी कहते हैं, जो कि ये देखिए कितने एंगस्ट्रॉम, 0.52 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, जो बोहर का फर्स्ट रेडियस था। तो आप रो को लिख सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पर, तो रो को आप लिख सकते हैं व्हाट, हाँ, R/AN, और K की वैल्यू क्या है 1/AN। आप ये फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो व्हाट इज रो n नाउ? रो इज इक्वल टू R/AN. So once you know about the AN, you can find the R. आप R find कर सकते हैं, ठीक है। So this is the fundamental Bohr radius. So means our formulas working, ठीक है। और इससे आप रेडियस nth स्टेट के लिए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी nth स्टेट, यानी अगर इन फार्मूले को आप कंपेयर करें इसको रेडियस, दिस इज एक्चुअली गिव यू द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस, ठीक है। सो A0 और आपके पास n आ जाएगा, ठीक है। तो जितना जितना n आप बढ़ाते हैं आपके पास रेडियस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज रो R/AN। अब बढ़ते हैं एनर्जी स्टेट्स की तरफ, ठीक है।
फर्स्ट स्टेट, क्योंकि अभी तक हमने इसको फाइनल टच देना है, अभी तो हमने उसको कैलकुलेट प्रॉपर्ली नहीं किया। ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन, तो ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन के लिए क्या है, N1 L0 M0 ये होगा। N1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, तो L की रेंज क्या है, N-1, ठीक है ना, और M वो -L से +L तक है, तो L0 होगा M0 होगा, ठीक है। यू कैन नाउ डिटरमिन, ठीक है। आप देखें, इसके लिए हम फाइंड करेंगे psi1 0 0 N0 L0 N1 L0 M0, तो ये आ जाएगा। तो R तो NL पर डिपेंड करता है, ये देखिए R10 और Y00 तो हम पिछले लेक्चर्स में फाइंड, इसका तो 1/4πr। अब मतलब ये है कि हमने फाइंड करना है क्या, R10 हमने फाइंड करना है, सॉरी लेट मी एडमिट द स्टूडेंट, R10 फाइंड करना है। So we need to determine R10, ठीक है, to find the complete wave function। अब 1 by 1 इसको R10 को डिटरमिन करते हैं, ठीक है। देखिए R10 to find R10, अब ये देखिए ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वैसे एक्सरसाइज के तौर पर आपसे करवा रहा हूँ, ठीक है, वरना कंटिन्यूटी हम सोल्यूशन तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। वो सोल्यूशन अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये इस एग्जांपल के आप नॉर्मलाइजेशन करते किस तरह है। तो हमारे पास C क्या है, ये देखें दिस वन, ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ J। प्लग इन N = 1 L = 0। जब आप N1 पुट करेंगे L0 पुट करेंगे, ये फार्मूला देखिए, ये वाला, ये दिस वन। जब आप N1 पुट करेंगे L0 पुट करेंगे तो J मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, J मैक्सिमम 0 आ जाएगा। तो जब J मैक्सिमम आपके पास 0 होगा, यानी इस फार्मूले में आप पुट करें इसको, J की वैल्यू क्या हो जाएगी, J की वैल्यू 0 हो जाएगी जब N1 होगा। तो नतीजतन जब J की वैल्यू 0 हो जाएगी जब N1 होगा, तो हमारे पास J मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यानी ये C1 जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 0। ये देखे ना आप, J अगर आपके पास 1 है, यहां पर J 1 है, L 0 है, ये देखिए ये 1 है और ये 1 है, तो क्या बना हमारे पास। अब J देखिए, J की वैल्यू 0 हो गई, L 0 है, J 1 और N 1 है, 1 - 1 0, तो C1 आपके पास बन गया 0। तो ऑड कोएफिशिएंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, C1 क्या बना, 0, ठीक है। तो हम अब इसको न्यू रो किस तरह लिखेंगे, ये देखिए ये न्यू रो इस तरह आ जाएगा, J0 to J मैक्सिमम, इन्फिनिटी तक अब नहीं है, अब तो सीरीज को ट्रंकेट किया है J मैक्सिमम, तो ये क्या आएगा, CJ रो J। यहां पर कहां, जब आप N1 लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग L क्या होगा, J, क्योंकि हमारे पास ये देखिए L क्या है, L की वैल्यू जो है वो N-1 N-2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो अगर N1 है तो L0 होगा, अगर L0 है तो J मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ सकती है, जीरो आ सकती है। और ये हमारे पास 1 - 1 J0, तो ये देखिए 1, तो इसका क्या मतलब हुआ, C1 0 हो जाएगा, C1 0 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन कहां तक पहुंचेगा, सीरीज, उसमें सिर्फ C0 शुरू होगा एंड सो ऑन। ये तो सीरीज है, अभी पहले पता नहीं, तो C1 0 हो गया, तो C2 0 हो गया, C3 हो गया, तो सीरीज ट्रंकेट हो गया। सिर्फ कौन सा कोएफिशिएंट बचा, ये देखिए, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो J0 लेंगे, रो पावर 0 1 आ जाएगा, ये रो आपके पास सिर्फ C0 के बराबर बचेगा, ये देखिए, बाकी तो C1 बचता ही नहीं है। C1 0 हो गया तो तमाम कोएफिशिएंट ट्रंकेट हो गए, इसे कहते हैं ट्रंकेशन। तो जब J0 हो तो कहां पर ट्रंकेशन होगा, सिर्फ एक कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करेगा, C0। तो देखिए न्यू रो को बिला आखिर बहुत तकीदों के बाद हमने हासिल ही कर लिया, C0 के बराबर है और कांस्टेंट है। इसको आप RNL इक्वेशन में पुट करें, ये देखें ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये देखिए, ये RNL का इक्वेशन पहुंच चुका है,
इसको आप देखें, व्हाट इज आर, आर तो आर है, व्हाट इज रो, आर बाई ए एन, ये खत्म हो जाएगा। एन इसके लिए क्या है, 1 लिया था, एल क्या था 0, सो ये R1 0, आर एन एल 1 ओवर आर। रो की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको हम, क्योंकि एल 0 है, ठीक है ना, ये जर्नल तो हम नहीं लिख सकते ना, तो हम R10 कर लेते हैं। तो N1 है, L0 है, इसको लेके 1 ओवर आर, ये देखिए ये 1 ओवर आर आ जाएगा। रो L0 है तो सिर्फ रो आ जाएगा, तो रो का क्या मतलब है, R बाई ए एन। क्लियर? ई पावर रो, ई पावर रो, रो क्या है, माइनस आर बाई ए एन है, वेयर ए इज द बोहर रेडियस, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और न्यू ऑफ रो क्या है, वो C0 है। तो आर आर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। नतीजा क्या बना, R10 दैट इज इक्वल टू C0 बाई ए ई पावर माइनस आर बाई ए, क्योंकि N1 है, N1 है तो R बाई ए। ये देखिए ये ग्राउंड वेव फंक्शन है, स्टिल ये नॉर्मलाइज नहीं है, स्टिल ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसको नॉर्मलाइज करें इन टर्म ऑफ बोहर रेडियाई, इन टर्म ऑफ बोहर रेडियाई इसको नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइजेशन क्या है, u mod स्क्वायर 1, या आपके पास क्योंकि u ऑफ r तो हमने डिफाइन किया था r ऑफ r, तो r1 स्क्वायर r स्क्वायर dr, इसको 0 से इंफिनिटी करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C0 mod स्क्वायर वो तो 1 ही है, a स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, e पावर माइनस दिस इंटू r स्क्वायर। ये देखें, ये फिर आपके पास गेमा फंक्शन आ गया। गेमा फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है, a/4, ये a/2 है, तो आपके पास क्या होगा, और r स्क्वायर है, तो हमारे पास ये क्या होगा, गेमा इंटीग्रल a/4, ठीक है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, जाकर आप देखिए आज गेमा इंटीग्रल्स देखें तेरा सर, या गाशियन भी है गेमा इंटीग्रल्स और गाशियन इंटीग्रल, ठीक है, गाशियन इंटीग्रल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इंटीग्रल क्या होगा, इस तरह के बहुत से इंटीग्रल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, किए भी होंगे आपने, a/4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, a/4। तो व्हाट डज इट मीन, नॉर्मलाइजेशन तो 1 है, तो C0 mod स्क्वायर क्या आ जाएगा, C0 आ जाएगा आपके पास 2 बाई a अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन R10 क्या हो जाएगा, C0 की वैल्यू तो अब हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है ना, 2 बाई a अंडर द रूट और 1 ओवर a e पावर माइनस r बाई a, दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ग्राउंड वेव फंक्शन, जिसके लिए n 0 है, वेयर a इज द बोहर रेडियस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रेडियल वेव फंक्शन जो हमारे पास, ये देखें C0 की वैल्यू, इसको प्लग इन करें, ये देखें ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, दिस इज द नाउ द value of what, this is the radial wave function along with spherical harmonics। तो total wave function क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, this is another, this is now the ground state function 100, ठीक है। ये बोहर फर्स्ट रेडियस का वेव फंक्शन है जो उस वक्त किसी को पता नहीं था, यहाँ a बोहर रेडियाई है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ए की वैल्यू बोहर रेडियाई है और ये r थीटा फाई पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इस पर सेकंड एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा और क्लियर हो जाए कंसेप्ट इस हवाले से। एक्सरसाइज 2 टू फाइंड, अब अगर n आपके पास 2 है तो l की अब कितनी वैल्यू हो सकती है, l की 2 वैल्यू हो सकती है, 1 और 0, 1 और 0। तो हमारे पास 2 वेव फंक्शन पॉसिबल है, ठीक है, R20 और R21, 2 स्टेट्स होंगे इसमें, ठीक है। तो हम अब इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट L इज इक्वल टू 0 के लिए, ये देखिए N इज इक्वल टू 2 L 0, तो जब L 0 होगा तो J भी 0 होगा। अब इसको आप पुट करें, ये देखिए 2 J को, ये देखिए J को क्या पुट किया, J को 0 पहले पुट किया, जब L 0 है J 0 है, J मैक्सिमम आपके पास है ना, J मैक्सिमम से ये देखिए वैल्यू फाइंड कर ली हमने, N क्या 2, ये देखिए J मैक्सिमम की वैल्यू ये है पड़ी हुई है, N क्या ले रहे हैं आप फर्स्ट केस में 2 L 0, ठीक है। तो J मैक्सिमम क्या होगा 1, तो एक J मैक्सिमम का 1 का क्या मतलब है कि J 0
1 तक जा सकता है। कहां तक? 1 तक। तो एक J0 होगा और एक J1 होगा। मेरी बात गौर से सुन रहे हैं ना? J मैक्सिमम कितना होगा? 1। तो इसका मतलब है J कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। तो पहले J इज इक्वल टू 0 केस के लिए, L 0 केस के लिए, और N तो 2 है ही, वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो C1 क्या होगा? अब ये देखिए C, ये आपके पास जो है, आप वैल्यू J की 0 वैल्यू पुट करें, L की 0 +1 -2, तो ये -C0 के बराबर आ जाएगा, -C0 के बराबर आ जाएगा। तो C1 जो है वो -C0 के बराबर है, ठीक है। C2 क्या होगा? अगर आप J की वैल्यू 2 पुट कर दे तो ये तो हमारे पास L0, तो उस केस में जब आप C2 0 पुट करेंगे तो सॉरी, C2 क्या होगा? C2 जब आप पुट करेंगे तो J क्या लेंगे? 1, क्योंकि J की 2 वैल्यू हो सकती है ना, 1। तो J1 आएगा, L0 है 1, तो ये 2 माइनस, यानी ये क्या आ जाएगा? इसको देखिए मैं लिख लेता हूं ताकि आपका क्लियर हो, यानी फिर मैं रिपीट कर लेता हूं। J मैक्सिमम की वैल्यू कहां तक पहुंच सकती है? 2 तक। तो इसका क्या मतलब हुआ? J की 2 वैल्यूज होंगी, एक 0 एक 1। जब हम J0 पुट करेंगे वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड -C0 के बराबर आ जाएगा। जब हम J को 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 1, ये C2 हो जाएगा, ये 2 और J2 हाँ, और L0, ठीक है, +1 -2, सॉरी J1 है, J मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सो दिस इज +1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय व्हाट से एवर जो है, और ये C1 आ जाएगा। तो ये देखिए 1 + 1 -2, तो C2 क्या हो जाएगा? C2 0 हो जाएगा। तो C2 पर जाकर ये सीरीज ट्रंकेट हो जाएगा। C2 0 होगा तो C3 भी 0 होगा, C4 भी 0 होगा और C5 भी 0 होगा। तो हमारे पास कितने कोएफिशिएंट? एक C1 आ जाएगा जो कि -C0 के बराबर है, माइनस। तो अब हम क्या लिखेंगे इसका सीरीज सोल्यूशन? सीरीज सोल्यूशन हम किस तरह लिखेंगे? आपके पास रो ऑफ न्यू क्या है? व्हाट इज रो ऑफ न्यू? रो ऑफ न्यू आपके पास बाइलोगा है, दैट इज CJ E रो पावर J। तो J1 पर जाकर ये ट्रंकेट होना है, तो हम लेंगे C0 J0 के लिए और J1 C0 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? +C1 रो, और फिर तो C2 C3 वगैरह 0 है। तो ये देखिए, अब जब मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा, लेट मी राइट इट दिस दियर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि न्यू ऑफ रो बराबर है CJ रो पावर J के। अब J मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 1 तक। तो न्यू ऑफ रो क्या होगा? C0 रो पावर 0 +C1 रो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? C0 +C1 रो। ये बात कहना चाहता हूं। अब C1 ऑलरेडी आप, और नेक्स्ट तो होगा ही नहीं, J2 तो जा ही नहीं सकता, मैक्सिमम वैल्यू J की 1 है। तो C1 क्या है? -C0 के बराबर है, ये बताना चाहता हूं। अब ये देखें तो इसको आप चेक करें नाउ C, ये देखें, ये C1 माइनस रो आ गया। अब ऑलरेडी C0 तो आपको पता है, ठीक है। तो C0 हमारे पास ऑलरेडी नो ने RNL ये है। आप 20 की वैल्यू पुट करें तो ये ग्राउंड फंक्शन आ जाएगा। C0 की वैल्यू ऑलरेडी नॉर्मलाइज कर चुके हैं आप। तो देखिए, हर मर्तबा कोई भी टर्म जो है वो आपके पास 2/a √ है, तो वो वैल्यू पुट करें, आपके पास ग्राउंड स्टेट फंक्शन आ जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N2। अब जब N2 होगा, L1 मेरा इससे कोई काम नहीं, जाए इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन किस तरह से हम ट्रिकी क्वेश्चन करके आ गए। अब थोड़ा सा लिमिटेशन बनाते हैं। वी कैन सी नाउ दैट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n दीज वैल्यू ऑफ l आर पॉसिबल। ये देखें कौन सी वैल्यू l की पॉसिबल होगी फॉर गिवन l, 0 1 2 n-1 तक। अगर n आपके पास 1 है तो l 0 होगा। अगर n आपके पास 2 है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 0, ठीक है, 1, उसके बाद 2 तो आ ही नहीं सकता, वरना उसके बराबर n, एक n से कम होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए?
n से कम, 0 से तो स्टार्ट करेगा लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, n से एक कम होनी चाहिए। तो l फिर हमारे पास 0 और 1 होगा। अगर आप n3 लेते हैं तो हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l कितना होगा, 0 1 और मैक्सिमम वैल्यू 2 से बढ़ ही नहीं सकती, ठीक है, 3 वैल्यूज होंगी। तो सिंस ये देखिए, सिंस अब देखिए यहां पर n क्या है, j मैक्सिमम प्लस l11, इफ फॉर एग्जांपल यू ट्राई n इज इक्वल टू l, अगर n को l के बराबर पुट कर दे, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू j मैक्सिमम प्लस n प्लस 1। तो j मैक्सिमम क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये चीज होगा। ये देखिए ना, n तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए n और n कैंसिल हो जाएगा, j मैक्सिमम क्या होगा, j मैक्सिमम क्या होगा, ये -1 के बराबर आएगा, विच इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। तो इसका क्या मतलब है, j लेस देन 0 हो सकता है, j की 22, j तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो इसका क्या मतलब हुआ, l n के बराबर हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा, l से एक कम होगा, क्योंकि इसके लिए j की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 है, तो वो तो 0 से कम हो ही नहीं सकता, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, जो l है उसकी मैक्सिमम वैल्यू n-1 के बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज ये अनफिजिकल हो जाएगा। ये वो बातें हैं जो अब तक आप सिर्फ सुनते आए हैं कहानियों में, अब आपके सामने नजर आ रहा है, ये वो चीजें हैं जो अब आप तक दास्तानों और कहानियों में सुनते आए थे, अब आपके सामने ये क्वांटम मैकेनिक्स सामने ला रहा है कि व्हाट इज n, व्हाट इज j, व्हाट इज l, व्हाट इज m, ठीक है। अब तो नाउ वी कैन कैलकुलेट डीजनरेसी ऑफ लेवल, डीजनरेसी फॉर ईच एंड देयर आर कितने नंबर्स होते हैं, एच l के लिए l की कितनी वैल्यू होती है, y का नंबर से, हाँ देखिए, अगर n2 है तो l की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1 2, अगर n3 है तो 3 वैल्यू पॉसिबल है, यानी इसका क्या मतलब है, हर एक n के लिए l की कितनी वैल्यू हो सकती है, 2l प्लस 1, 2 इसको करेक्ट कर दीजिएगा, 2l प्लस 1 वैल्यू होगी, ठीक है ना, 2l प्लस 1 वैल्यू होगी। फॉर ईच l देयर आर 2l वैल्यूज ऑफ m, तो m की क्या वैल्यू होगी, हर एक l के लिए m की क्या वैल्यू होगी, हाँ 2l प्लस 1। इसका क्या मतलब हुआ, हर एक n के करस्पॉन्डिंग, हर एक n के करस्पॉन्डिंग, हर एक n के l की वैल्यूज है 0 से लेकर 1 से लेकर n-1 तक, और हर l के करस्पॉन्डिंग m की क्या वैल्यू है, 2l प्लस 1। ये देखिए, तो अगर हम n को रिलेट करें डीजनरेसी इन n, तो वो रिलेट होगा किसके साथ, क्योंकि m के साथ हम इसको रिलेट करेंगे तो ये 2l प्लस 1 से रिलेट होगा, तो ये 2l प्लस 1 होगा, और 2l प्लस 1 हर एक n के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो ये n स्क्वायर्ड के बराबर होगा, n स्क्वायर्ड के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये देखिए ये सीरीज है, 2l प्लस 1 जो है वो सीरीज है, यहाँ पर आप देखें, अब ये देखिए कि आपके पास ये n की वैल्यू है, तो अगर आप यहाँ पर l की वैल्यू जो है हमारे पास वो 2l प्लस 1 पुट कर दे, सो dn डीजनरेसी विल बी डिटरमिन 2l प्लस 1, और 2l प्लस 1 किस चीज के बराबर होगी, n स्क्वायर, यानी अगर l 0 है तो कितनी डीजनरेसी होगी, कोई डीजनरेसी नहीं होगी, एक ही स्टेट होगा, एक ही स्टेट होगा। अगर l1 है तो ये क्या हो जाएगा, l1 का मतलब क्या है, देखिए 2 प्लस 1, 3 टाइम ये डीजनरेट होगा, क्या होगा, 3 टाइम्स डीजनरेट होगा, 2l प्लस 1 3 टाइम्स डीजनरेट होगा, ठीक है, 3 टाइम्स। और देखें आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले तो आपको l0 तो क्या आ जाएगा 1, फिर l1 अगर मैक्सिमम वैल्यू l की 1 है तो ये क्या आ जाएगा 3, तो टोटल डीजनरेसी कितनी हो जाएगी 4, यानी n2 के लिए l की क्या वैल्यू की 0 और 1, तो 0 पर ये आ गया ये समेशन 1 के बराबर, और 1 पर ये 3 हो गया, तो टोटल डीजनरेसी कितनी हो गई 4। अब अगर आप इसको डायरेक्टली ये n स्क्वायर में पुट कर दे, 2 स्क्वायर कितना होता है 4। नेक्स्ट, अगर n आपके पास 3 है, फिजिक्स बताता हूं इसकी, अभी n 3 है तो l की क्या वैल्यू होंगी 0 1 2, ठीक है। अब आप इसको करें, 0 के करस्पॉन्डिंग ये 1 होगा, 1 के करस्पॉन्डिंग ये 3 होगा,
12+1 की बात कर रहा हूं, और 2 के करस्पॉन्डिंग ये 5 हो जाएगा। टोटल कुल मिलाकर क्या बन जाएंगे 9। तो n स्क्वायर करेगा तो 3। इसका क्या मतलब है डीजनरेसी का? 2 वेव फंक्शन लेवल के करस्पॉन्डिंग 2 वेव फंक्शन है, ठीक है। एंड वी विल रिमूव देयर डीजनरेसी, ठीक है। देयर डीजनरेसी कैन बी रिवर्स फॉर ईच, यानी नाउ टू कैलकुलेट En। अब यानी डीजनरेसी का क्या मतलब है कि एनर्जी तो एक है, एनर्जी कितनी थी n2 के लिए। मैं थोड़ा यहां पर ले जाता हूं, चले, बल्कि पिछले स्लाइड पर चले, पिछले स्लाइड पर ले जाता हूं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर जो मैंने आपके लिए छोड़ा है हाफ पार्ट, मुझे बताएं एनर्जी n2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगी? बड़ा उसने लिखा -13.6 बाई 2 स्क्वायर, जो कि 3.2 के करीब आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड स्टेट की तो एक ही एनर्जी है, और उसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन कितने हैं? ये देखें, शुरू करते ही हमने बोला था कि कितने वेव फंक्शन, ये देखिए, ये मैं इसको हाईलाइट करूं, ये n अगर 2 है तो आपके पास 2 रेडियल वेव फंक्शन है, एक R2 0 करस्पॉन्डिंग टू L इज इक्वल टू 0, और एक R2 1, तो डीजनरेसी L के साथ रिलेटेड है। ये देखिए एनर्जी इसकी क्या है स्टेट की, n इज इक्वल टू 2 की। n जब 2 हो तो एनर्जी तो भाई लोगा तकरीबन 3-3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है n2 के लिए, लेकिन वेव फंक्शन कितने हैं? 2 है। इसे कहते हैं डीजनरेसी, यानी एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग 2 वेव फंक्शन आ गए। यानी एक को कौन सा हुआ Psi200, और एक हो गया Psi21, बल्कि 3 आ गए, Psi2-1 भी उसके साथ आ गया। अगर L1 के लिए लेंगे तो फिर वो 3 आ जाएगा। यानी आप देखें, जब आप इसको आप तवज्जो से आप देखें कि अगर टोटल वेव फंक्शन फिर आप लिखेंगे रेडियल वेव NLM, N2 है तो L0 होगा, M0 होगा, एक पॉसिबिलिटी, एक वेव फंक्शन। N2 है तो L1 होगा, जब L1 होगा तो M की कितनी वैल्यू होगी? 3 वैल्यू होगी भाई लोगा, 3 वैल्यू होगी, 3 -1 0 0, तो एक -1 वेव फंक्शन आएगा, दूसरा वेव फंक्शन 2 1 0 आएगा, और चौथा 2 1 1 आएगा। ये 4 वेव फंक्शन हो गई, 4। और जब n2 हो तो हमने क्या, कितनी डीजनरेसी होगी? n² 4, यानी एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग 4 वेवलेंथ है, 4 वेव फंक्शन है, 4 वेव फंक्शन एक एनर्जी, तो हर एक की एनर्जी भी अलग होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ठीक है हाइड्रोजन मॉडल तो ये है, स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव इट, क्योंकि इसमें डीजनरेसी है और इस डीजनरेसी को हटाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें कुछ अप्रॉक्सीमेशन मेथड, कुछ तरीके और पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखें कि हमारे पास जब आपके पास n बढ़ता है तो n² टाइम डीजनरेसी बढ़ती है। व्हाट इज डीजनरेसी? डीजनरेसी मींस देयर आर मोर देन वन वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू सिंगल एनर्जी स्टेट। अब देखें, फर्स्ट n1 है तो एक ही वेव फंक्शन होगा, कौन सा? 1 0 0 बस, और एक ही एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस खत्म बात। ये डीजनरेट नहीं है। n1 है, 1² क्या मतलब है? 1 फोल्ड डीजनरेसी, मतलब इसमें डीजनरेसी है ही नहीं। n2 4 फोल्ड डीजनरेसी, एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग 4 स्टेट्स हैं। इसलिए मैं आप जो है वो आज आपको ये हमने आज स्टार्ट किया जस्ट फ्रॉम द इक्वेशन वी लर्न सो फार। हमने रो जो हमने कल न्यू इक्वेशन लिखा था उससे स्टार्ट किया, सीरीज सोल्यूशन ट्राई किया। सीरीज सोल्यूशन ट्राई करने के बाद हमें पता चला कि लार्ज CJ फाइंड किए कोएफिशिएंट, और हमें पता चला कि लार्ज वैल्यू ऑफ J के लिए ये एक्सप्लोड हो जाती है। तो जब एक्सप्लोड हो रही थी तो हमने सीरीज को ट्रंकेट कर दिया, और सीरीज को ट्रंकेट करने के बाद हमारे पास
जे मैक्सिमम की वैल्यू आई, जिससे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन किया, और उन्हीं सीजीएस को यूज करते हुए हमने बोहर मॉडल के मुताबिक एनर्जी भी फाइंड की, रेडियाई भी फाइंड की, और उससे फिर हमने R10, R20, RT1 को देखा कि उसको से हम किस तरह से न्यूरो पहले फाइंड करते हैं। न्यूरो, ये देखिए कितना टीडियस जॉब है, हर मर्तबा हमें जे फाइंड करना है, हर मर्तबा हमने न्यूरो फाइंड करना है, और फिर न्यूरो को आर में पुट करके हमने रेडियल वेव फंक्शन फाइंड करना है, फिर उसको नॉर्मलाइज करना है। क्या अच्छा हो कि अगर हमें ऐसा कोई पॉलिनोमियल रेडीमेड मिल जाए कि हम उसको रेडियल वेव फंक्शन से पहले लिख के और तमाम नॉर्मलाइजेशन भी उसमें मौजूद हो और हमें कुछ ना करना पड़े, जब नंबर उसमें डाल दे, NLM डाल दे और रिजल्ट आ जाए। ऐसे पॉलिनोमियल को साहिबान लोग मुखातिब करते हैं किस चीज से? ऐसे पॉलिनोमियल को बहुत आला लोग जो है मुखातिब करते हैं लेगोरी पॉलिनोमियल। आज जाकर इसको पढ़े, नेक्स्ट वीक जो है मैं लेगोरी पॉलिनोमियल से स्टार्ट करूंगा। ये देखें, ऐसे साहिबान को कहते हैं कि जब नाजुक लोगों को आप पढ़ा रहे हो कि बहुत ही वो काम ना कर सके, तो फिर ये रो न्यू वाला सिलसिला छोड़े, ये फिजिक्स तो वो समझ गए, डायरेक्ट उन्हें कहे कि आप जितने भी न्यूरो है ना, वो दरअसल एक पॉलिनोमियल किसी बंदे ने जिसका नाम लेगोरी था, उस लेगोरी ने इस एक पॉलिनोमियल बनाया जो बिल्कुल हमारे न्यू के साथ मुशाहिबत रखता था। तो क्यों हम न्यू ट्राई करें? हम न्यू को इस पॉलिनोमियल के साथ रिलेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के लिए न्यू था, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, वो बिल्कुल लेगोरी पॉलिनोमियल उसका जवाब हमें दे। उसने मैथमेटिक्स के लिए किया था, हमने क्वांटम मैकेनिक्स में उसको इस्तेमाल। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो जो न्यू रो हमने दिया था वो बिल्कुल इस पॉलिनोमियल के साथ मुशाहिबत रखता है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा न्यू का? लेगोरी पॉलिनोमियल। और उस लेगोरी पॉलिनोमियल को हम एसोसिएट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल के साथ एंड वी विल फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, और हमारे पास वो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि रेडियल वेव फंक्शन कहलाता है। और मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा कि लेगोरी पॉलिनोमियल क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा ताकि वाज़ेह हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कहाँ जाएंगे? हम नई थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज एंड ऑफ हाइड्रोजन एटम।